Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Uh, Today the date is 27 October, so let's get started. But before that, I would like to tell you one thing that Miss Twinkle is taking the Hindu, I am taking the Indian Express. Sometimes you don't found much relevant news in Indian Express, so that day I skip it while things are covered in the Hindu. Sometimes you may found that the Hindu is not that relevant of a particular day, like today on 27th, the Hindu was not having much thing. All right, but whatever important in Indian Express that we will cover. All right, so one or some other day, one newspaper can be missed, but the important news won't be missed. All right. So don't worry about that. And most importantly, please join the Telegram channel if you're watching the video, Easy as by UPSC, because certain things which are not worth making a video, we directly share in the group itself by highlighting that article. All right. And most importantly, we are sharing the MCQs. All right. And the important thing is that these are not random MCQs. Okay, the source will be mentioned proper from where it is taken and why it is taken. That is most important because if you go by 23 paper, you will find that more than 30 questions can be solved solely from the newspaper. All right. So we also post the article in the comment section of that particular MCQ from where the question has been taken. So you can be a bit satisfied mentally that what we are doing is exactly as per the demand of UPSC and not just a random MCQs copied from here and there and posted in the group. That will be a waste of time. All right. So आज इंडियन एक्सप्रेस में हमारे पास तीन चार इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हमें देखनी होंगी। पहला, ये देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है हमारा। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। क्लियर? ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका टेन्योर होता है 2 इयर्स का। ठीक है, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं एंड चेंज होते रहते हैं टर्म बाय टर्म। क्लियर? नाउ यूएनएससी में जब कोई रेजोल्यूशन पिक किया जाता है तो उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए मिनिमम हमें सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 9 मेंबर्स का आउट ऑफ 15। ऑलराइट, एंड इन 9 मेंबर्स में इन 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट मस्ट है। ऑलराइट, अगर इन 5 में से कोई भी वीटो कर देता है उस रेजोल्यूशन को तो वो पास नहीं हो पाएगा, नो मैटर कि बाकी के 10 ने सपोर्ट दिया हो तो भी। ठीक है, अगर मान लो पूरे 14 मेंबर्स ने भी सपोर्ट दिया है लेकिन एक परमानेंट मेंबर से रशिया या चाइना उसने अगर वीटो कर दिया है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमास इजराइल वॉर को लेकर, इवन यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर भी कई बार रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए गए बट पास नहीं हो पाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी इस तरह का देखने को मिलेगा। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका काम था इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बार बार फेल होता आया है? तो हाँ, बिल्कुल फेल हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देख लिया, इट फेल्ड। और दूसरा, कई सारे कूप हुए हैं स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका में, बहुत कंट्रीज में कूप हुआ है, मिलिट्री कूप। ऑलराइट, तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल रहा है। एंड थर्ड इज दिस हमास इजरायली वॉर, इसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल फेल रहा है। ऑलराइट, तो कल क्या हुआ है, यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन मूव किए गए, एक बाय यूएसए और दूसरा बाय रशिया। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि यूएसए ने जो रेजोल्यूशन मूव किया होगा उसने हमास को कंडेम किया होगा, राइट? और दूसरा उसने कहा होगा दैट इजराइल हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस। राइट, अब ये जो रेजोल्यूशन है जिसने कहा कि इजराइल हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस, तो वो जो बम्बार्डमेंट कर रहा है वो सही कर रहा है। तो obvious सी बात है कि इसको वीटो कर देगा चाइना भी और रशिया भी। राइट, एंड नो मैटर कि 15 में से इसको 10 मेंबर का सपोर्ट मिला हो इस रेजोल्यूशन को, तो भी यूएसए का जो रेजोल्यूशन था वो फेल हो गया बिकॉज चाइना रशिया वीटो इट। राइट, फिर जब रशिया ने रेजोल्यूशन लेकर आया, ठीक है, उसने हमास को कंडेम तो किया, वो ठीक है, बट उसने इसराइल को भी कंडेम किया कि वो जो कर रहा है वो भी बहुत ही इनह्यूमन एक्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अब इसको यूएसए एंड यूके ये वीटो कर देंगे। क्लियर? और सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया के रेजोल्यूशन को तो 9 मेंबर का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया था। राइट, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट भी नहीं दिया था, तो वीटो ना भी करते तो भी वो पास नहीं हो पाता रशिया का रेजोल्यूशन। ऑलराइट, अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये तो आप जानते ही होंगे बाय दिस टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, यूएसए, यूके, ओके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। राइट, और यही है कि ये 3 कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। राइट, रशिया, चाइना, बोथ आर कम्युनिस्ट कंट्रीज।
तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था ना सिंस डेज ऑफ कोल्ड वॉर, वो आज तक चल रहा है। और यही डिवीजन है, इसी डिवीजन की वजह से ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके लिए लैंग्वेज यूज होती है कि इट हैज टर्न्ड इम्पोर्टेंट, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो आपको यह आर्टिकल हाईलाइट किया उसमें यही सब बातें हैं। ओके, यूएसए रेजोल्यूशन लेकर आया, इजराइल्स क्लोजेस्ट एलाई है जो, इट रीअफर्म्ड इजराइल्स राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड अर्ज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, especially protection of civilians, and called for humanitarian pause to deliver desperately needed aid to Gaza. Okay, 15 members का है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें से 10 कंट्रीज ओके इन्होंने फेवर में वोट किया यूएसए के रेजोल्यूशन के, बट रशिया, चाइना और यूएई ने अगेंस्ट में वोट किया। ओके, और जबकि ब्राजील और मोजाम्बिक एब्सटेंड कर गई है। नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम जानना जरूरी नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। ठीक है, यूएसए के रेजोल्यूशन को अब 10 मेंबर्स का सपोर्ट तो मिल गया था, तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन रशिया, चाइना जिनके पास वीटो पावर है, उन्होंने इसको वीटो कर दिया, तो ये पास हो नहीं पाया। ठीक है, फिर रशिया ने अपना रेजोल्यूशन लेकर आया कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए एंड unequivocally condemned Hamas. Okay, but it also mentioned the indiscriminate attack on civilians and civilian objects in Gaza. तो ये बात यूएसए को पसंद नहीं आई। ऑलराइट, तो यूएसए और यूके ने इसको वीटो कर दिया, और अगर वीटो नहीं भी कर पाता तो भी पास नहीं हो पाता, क्योंकि इसको इट फेल टू गेट द मिनिमम 9 वोट्स। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। आपको डेफिनेटली अगर प्रीलिम्स मिलेगा इस लेवल का, तो वो आपको टफ हो जाएगा, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है कि रेजोल्यूशन पास होने के लिए कितना सपोर्ट चाहिए, कितना नहीं। ओके, सो मिनिमम 9 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द 5 मेंबर्स जो काउंसिल परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है यूएस में 18 किल्ड इन मास शूटिंग सस्पेक्ट ऑन रन। अब देखिए यूएस में प्रॉब्लम ये है कि जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना, आर्म्स लॉबी, इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है पार्लियामेंटेरियंस पे। कोई भी गवर्नमेंट, हम मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता होगा, बट आर्म्स इंडस्ट्री के सामने उनकी भी नहीं चलती है। I don't remember name of that president. I think it was John F. Kennedy. Maybe, okay. I'm not sure. वो थे शायद जिनका असैसिनेशन हो गया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाने की बात की थी कि हम ये जो आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स लेने की जो प्रक्रिया है अमेरिकन में, ठीक है, बहुत ईजी है वहां पे आर्म्स रखना, उसको हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जैसे इंडिया में अगर आपको गन रखनी है तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। राइट, नाउ रिमेंबर 1878 लॉर्ड लिटन, लॉर्ड तो खैर नहीं बोल सकते उनको, लिटन, ओके, वाइस रॉय था इंडिया का, ये क्या लेके आया था? आर्म्स एक्ट। ठीक है, आज आप आर्म्स के लिए अप्लाई कीजिए, बहुत सिक्योरिटी चेक होगी आप पे पहले। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो बड़ी बड़ी मशीन गन ले सकते हैं। इट इज द 36th mass killing in United States this year. Some recent attempt by gun control advocates to tighten the state's gun laws have failed. All right. प्रपोजल टू रिक्वायर बैकग्राउंड चेक, ये बैकग्राउंड चेक इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट होता है अगर आपको गन लेनी है, अमेरिका में नहीं होता। वहां पे उनका मानना है कि हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है विद आर्म्स, आप बंदूकें लेके प्रोटेस्ट कर सकते हो अमेरिका में। इंडिया में अब आप लक्ष्मीकांत खोलिए, अपना आर्टिकल 19 पढ़िए, उसमें आपको साफ साफ लिखा होगा यू हैव राइट टू असेंबल, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट विदाउट आर्म्स। आप आर्म्स लेके इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अमेरिका में कर सकते हो। बट पाकिस्तान इशू लास्ट वार्निंग फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। अब देखिए ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है ना, जिसको हम दुरंत लाइन कहते हैं, ठीक है, अब जब यहाँ पे तालिबान ने पूरा कैप्चर किया था तो काफी सारे अफगान लोग पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, इलीगली, क्योंकि वहां से सब भाग रहे थे। तो अब उस टाइम तो पाकिस्तान ने शरण दे दी, बट वो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया इनको, इतनी ज्यादा भीड़ आई एकदम से। तब वो कह रहा है कि हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग निकल जाइए यहाँ से वापस अपने देश में, ठीक है, अफगानिस्तान में, अब चाहे तालिबान के रूल में रहो चाहे कहीं रहो, बट निकल जाओ। क्योंकि हुआ क्या कि जब यहाँ पे अफगानिस्तान नेशनल्स आए ना काफी सारे, तो उनके साथ साथ काफी रेडिकल और मिलिटेंट लोग भी आ गए, ठीक है, और पाकिस्तान का कहना है कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं ना हमारे देश में, उसके लिए यही रेडिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो सिविलियंस के भेष में हमारे देश में घुस आए। राइट, सो पाकिस्तान ने उसको वार्निंग दी है कि अब आप निकल जाइए। अब यहाँ पे देखिए वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी है। दोहा, ठीक है, जिसकी कैपिटल है कतर, राइट, और कंट्री का शेप कुछ इस तरह का है, मतलब आइलैंड कंट्री नहीं है, एक तरफ से बॉर्डर शेयर होती है विद सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि एस्पियोनेज, जासूसी का आरोप लगा था हमारे कुछ 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स पे, जो कि अब एक प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस एस्पियोनेज चार्ज में इसने अब इनको डेथ पेनल्टी दी है।
राइट। ये इंडिया के लिए काफी शॉकिंग है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि क्या कर सकते हैं। और रही बात कतर की, तो रिमेंबर टू थिंग्स, जब तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने होते थे ना, तब भी दोहा यानी कि कतर ने ही मीडिएटर का रोल प्ले किया है। और आज भी जब हमास के साथ नेगोशिएशन करने पड़ रहे हैं, जो हॉस्टेजेस लेके गया है वो इसराइल के, उनको रिलीज करवाने के लिए, तो भी कतर का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कतर हमेशा से एक सेंचुरी रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। यूएसए भी करता है, इसराइल भी करता है, सबको करने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू कि बीजेपी एक रथ यात्रा निकाल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो इसने क्या किया था, एक सर्कुलर इशू कर दिया था कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स, दे विल बी डेजिग्नेटेड एज रथ प्रभारी। ऑलराइट। And they will circulate and promote and bring awareness among the people about 9 year functioning of मोदी regime। ठीक है, कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई, ये सब बताएंगे। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप कम से कम इन स्टेट से मत कीजिए जहां पर अभी इलेक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। यहाँ पर ये न्यूज़ काम की नहीं है, बट रिमेंबर दिस फेमा। देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में ही जानेंगे। एक तो हो गया ये फेमा। ठीक है। दूसरा हो गया आपका यूएपीए। ऑलराइट। यूएपीए पे मैंने आपको 2 एमसीक्यू भी करवाए थे प्रीलिम्स में। ओके, वो ज़रूरी था। तो उस एमसीक्यू में व्हाट आई हैव फाउंड इज़ कि अधिकतर बच्चों को 2019 का अमेंडमेंट ही नहीं पता था। पहले ऐसा था कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जा सकता था एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इस अमेंडमेंट के बाद इंडिविजुअल्स को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है एज टेररिस्ट। राइट। ये फेमा वगैरह हो गया, पीएमएलए हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब हम डिटेल में करेंगे अपने मेन सीरीज में। एंड हाँ, आप लोग के साथ मैंने आज मेंस के कुछ टॉपिक्स की लिस्ट शेयर की है जो आपको 24 के लिए डेफिनेटली तैयार रखने चाहिए। अगर उसमें से आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या उसका कंटेंट आपके पास नहीं है, तो आप मुझे उसके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल कीप टेक दोज टॉपिक्स इन प्रायोरिटी। ओके, इन माई मीन्स 450 सीरीज। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर 2 जज बैठे हुए थे बेंच पे गुजरात हाई कोर्ट में। तो वहां पर एक फीमेल जज थी, एक मेल जज था। मेल जज लिटरली स्टार्टेड येलिंग एट द फीमेल जज। राइट। तो अब फाइनली वो कह रहा है कि यार, ये एक तो जो आर्काइव होते हैं कोर्ट के, उनसे भी हटाइए ये इंसिडेंट। ठीक है। और दूसरा यूट्यूब से भी कहा है कि आप ये हटाइए। A day after, the judge of Gujarat High Court apologized for the outburst against his women colleague on the bench। ऑलराइट। और अब यूट्यूब से क्या कह रहा है कि अगर आपकी वीडियो नहीं हटाते तो ये कॉपीराइट वायलेशन है। कम ऑन यार। The High Court has now pulled down the clip of that exchange from its archives, and it has asked YouTube to take down videos of just apology. So, और ये why he started yelling at the female judge? Why? Because because of disagreement on certain issue. Okay, टैक्स को लेके कोई केस था उस पे। सी, एक मैच्योरिटी का साइन है कि आप हमेशा डिसेंट को जगह दें। सामने वाले का अगर व्यू पॉइंट आपसे अलग है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, एक इशू आता है सबसे बड़ा जिसमें लोग लड़ने लग जाते हैं ऑलमोस्ट, दैट इज रिजर्वेशन। आप सामने वाले के पॉइंट्स बोलने की उसकी स्पेस ही नहीं देना चाहते। आपको लगता है आप ही के पॉइंट्स ठीक हैं, एंड यू गाइस गेट इनटू द हीटेड डिबेट। ऑलराइट। सो दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ दोज सिटिंग एट हाई अथॉरिटी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बाइडेन ने भी वही कहा है जो अपन लोग अपने एडिटोरियल्स वगैरह में डिस्कस कर रहे थे ना, कि कहीं ना कहीं हमास का ये जो अटैक है ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो IMEC, ओके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल अगर होता है तो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज अगर इसराइल के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो फिर पैलेस्टीन का जो इशू है वो ऑलमोस्ट डेड है, समझो। राइट। मतलब एक तरीके से इसराइल के साथ सारे रिलेशन उनके शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, सब कुछ। ठीक है। और वही हमास नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं ये जो पीस प्रोसेस चल रहे थे इतने सारे, जैसे एक आपका इसराइल का यूएई के साथ चल रहा था। ठीक है। उसी तरीके से आपका सऊदी अरेबिया के साथ एक अप्रोचमेंट करवाने की कोशिश की जा रही थी। ओके। और याद कीजिए कि ईरान, ठीक है, जो हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है, ईरान और सऊदी के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करवाए बाय चाइना। ओके, मीडिएटर, एज अ मीडिएटर, चाइना एज अ मीडिएटर। राइट। तो ये सब चीजें जो हो रही थी, कहीं ना कहीं वो हमास समझ रहा था कि अब ये पैलेस्टीन इशू और ये सब बैक बर्नर पे चला जाएगा। तो वो अटैक उसी का रिएक्शन है। एंड प्रेसिडेंट बाइडेन ऑल्सो सेड दी सेम थिंग। आगे चलते हैं, कुछ काम का है तो लेट्स गो थ्रू दिस।
एंड दिस। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, इनका कहना है कि कॉपरेटिव्स का शेयर बहुत कम है और सीड के एक्सपोर्ट में। द शेयर ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक सीड ट्रेड इन ग्लोबल मार्केट इज ओनली 4.5%, so there is a wide scope for improvement। वर्ल्ड सीड एक्सपोर्ट में हमारा जो गोल जो शेयर है वो सिर्फ 0.6% है, राइट, कॉपरेटिव्स का। नाउ देयर इज नीड फॉर इंक्रीजिंग सीड प्रोडक्शन थ्रू कॉपरेटिव्स। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बस न्यूज थी तो बता दी। ये आर्टिकल ना खुद से पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस यही दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस हैज शोन यूएस कैपेसिटी टू मैनेज डिफरेंट थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साइमल्टेनियसली। अब चाहे यूक्रेन वाला वॉर वाला थिएटर हो, ठीक है, उसका ईस्टर्न थिएटर, या उसका मिडिल ईस्ट थिएटर हो, यानी कि इसराइल वाला, ठीक है। तो उसमें ऐसे कोई पॉइंट मुझे नहीं मिले जो मुझे आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, ठीक है। ये सब ये इकोनॉमी में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कभी कुछ डिक्लाइन हो जाता है, कभी कुछ इंक्रीज हो जाता है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, राइट। प्राइमरी हेल्थ केयर की बात है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमें, ओके। क्योंकि अगर हम हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छे होंगे ना, तो हम किसी भी डिजीज को जल्दी पकड़ पाएंगे। वो उस लेवल तक बढ़ेगा नहीं कि आपको बहुत हाई टर्शियरी लेवल की केयर के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी, टीबी अगर आप टाइमली पकड़ लो ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स अपने गाँव वगैरह में जो होते हैं, अगर वहाँ पर प्रॉपर अच्छे ट्रेंड लोग हैं, तो ये इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। अगर एक बार ये बढ़ गया, फिर आप परेशान हो जाओगे। चलिए, नेक्स्ट है आर्कटिक। तो देखिए आर्कटिक काउंसिल के बारे में मैंने आपको एक एमसीक्यू पोस्ट करूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है, उसको जरूर अटेम्प्ट करना। 8 मेंबर होते हैं इसमें, राइट। एंड इंडिया इज जस्ट एन ऑब्जर्वर मेंबर, इसका मेंबर नहीं है। इनफैक्ट आर्कटिक काउंसिल के बारे में खास बात ये है कि इसमें जिसे जो हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहते हैं ना, ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ग्लोबल साउथ से कोई भी कंट्रीज की मेंबर नहीं है। तब आप सोचोगे कि फिर करना भी क्या है हमें आर्कटिक से, ओके, कहाँ आर्कटिक, कहाँ हम इक्वेटर के जस्ट ऊपर, तो फिर हमें क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि देखिए आर्कटिक में जो मेल्टिंग हो रही है ना, ओके, आर्कटिक में क्या है, पूरा आइस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये हो रही है मेल्ट, जिसे हम कहते हैं थॉइंग। इसके मेल्ट होने से क्या हो रहा है, और एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये 4 टाइम्स तेजी से मेल्ट हो रही है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, ठीक है। अदर एरियाज में जैसे हमारे हिमालयाज में, यहाँ पे जिस हिसाब से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ना, उससे 4 टाइम तेजी से मेल्ट हो रहे हैं आर्कटिक के। अब उससे होता ये है कि काफी सारा वाटर जो आता है मेल्ट होके, ठीक है, इससे सी लेवल राइज हो रहा है। तो हमारे यहीं चाहे हमारा मुंबई शहर हो, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज हो, मॉलडीव जैसी कंट्री हो, इनके लिए पूरा थ्रेट है। तो आर्कटिक में जो मेल्टिंग हो रही है आज, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, जो कि पूरी ग्लोब के लिए थ्रेट है, स्पेशली द स्मॉल आइलैंड कंट्रीज इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। दिस इज वन थिंग, ठीक है। दूसरा, अगर ये आइस मेल्ट होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अर्थ का एल्बिडो, एल्बिडो पे असर पड़ता है। एल्बिडो क्या होता है, आपकी जो सनरेज आ रही है उसमें से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आइस, आइस करीब करीब 90% सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, ये। अब अगर यहाँ से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो ये जो सन रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी, कम हो जाएगी ना। तो हमारे अर्थ का अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये इंक्रीज हो जाएगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, तो आपकी हॉट एयर, कोल्ड एयर, ठीक है, आपकी ओशन में वेव्स चलती हैं, हॉट एंड कोल्ड, वार्म एंड कोल्ड, और इस सब पे असर पड़ता है, ओशन के सर्कुलेशन पे असर पड़ता है, एंड अल्टीमेटली टोटली जो पूरा हमारा मानसून है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज आर्कटिक में जो मेल्टिंग हो रही है वो वर्ल्ड ओवर के मानसून पर जरूर असर करती है। और आप याद कीजिए कि हमारे इंडिया का जो मेजोरिटी एग्रीकल्चर है, एज हाई एज 60% हमारा एग्रीकल्चर उस लैंड में होता है जो मॉनसून रेन पर डिपेंड करता है। तो ये अल्टीमेटली हमारे फूड पर, फूड सिक्योरिटी, हमारी लाइवलीहुड, ठीक है, इन सब पे एक थ्रेट कॉज करता है। और इन्हीं सब से आती है हमारी सोशल पीस। अगर आज फूड स्कैरसिटी हो जाएगी तो सोसाइटी में पीस रहना भी पॉसिबल नहीं है, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दंगे, ये लूट खसाट, एवरीथिंग, ऑलराइट। तो अब अगर कोई ये पूछे आपसे कि आर्कटिक के बारे में हम क्यों इतना कंसर्न है, तो हम इन दो वजहों की वजह से कंसर्न है, ऑलराइट। फर्स्ट इज sea level rise, second is change in albedo which will ultimately impact our monsoon, क्लियर, ओके। तो अब देखिए फोर्थ थिंग इज कि आर्कटिक, ये जो आर्कटिक काउंसिल है, इसकी मीटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है जब से रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन शुरू किया है। दिस इज वन थिंग। अब देखिए G20 समिट जब इंडिया ने होस्ट किया, तो मैंने आपको उस टाइम काफी बार बार एम्फेसाइज करता था मैं आपको कि एक कॉमन डॉक्यूमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा, ओके। इतना डिवीजन चल रहा है यूक्रेन वॉर को लेकर, वेस्ट में और रशिया चाइना में, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छा खासा वर्क करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, या और बेटर टर्म यूज करें हम तो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है इंडिया बहुत अच्छे से। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया आर्कटिक काउंसिल का क्योंकि ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम वर्ल्ड का ध्यान फिर से आर्कटिक काउंसिल और आर्कटिक की जो 4 टाइम ज्यादा ग्लोबल मेल्टिंग हो रही है तेजी से उसकी तरफ ध्यान लेकर आए लोगों का। ठीक है। मानसून सिर्फ हमारे यही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर इक्वेटोरियल कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में फेल होता है तो वहां भी दिक्कत होती है, ब्राजील पेरू में फेल होगा वहां भी दिक्कत होगी। क्लियर। चलिए, अभी तक तो इंडिया को देखा जाता था एज ए डेटोरेंट अगेंस्ट चाइनीज एक्सपेंशन, कि ये बैलेंस कर सकते हैं चाइना को फॉर ए कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है, एज अ बैलेंस हम लोग को अब देखा जाता है नॉर्थ और साउथ के बीच में। ठीक है। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है आर्कटिक। आर्कटिक इज वार्मिंग एट ए रेट 4 times faster than global average. Okay, leading to an unprecedented loss of sea ice, thawing of permanent permafrost, रिस्क लूजिंग द नॉर्थ पोल्स ग्रेट व्हाइट शील्ड। ठीक है, जो आइस है इसी को हम कहते हैं ग्रेट व्हाइट शील्ड, अनलीशिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन राइवलिंग द क्यूमुलेटिव एमिशन फ्रॉम यूएस एट ए करेंट रेट। ओके। क्योंकि जब ये मेल्टिंग हो रही है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी बन रहा है तो सी लेवल राइज होगा, इसके अंदर काफी सारी जो मीथेन वगैरह स्टोर थी काफी टाइम से, ओके, जो कार्बन काफी सारा स्टोर था इन आइस के नीचे, वो सब रिलीज हो रहा है। राइट। और इतना यूज हो रहा है जितना कि इतना रिलीज हो रहा है जितना कि आके पूरा यूएस कार्बन एमिशन करता है ना, उतना यहां से रिलीज हो रहा है इस मेल्टिंग की वजह से। दिस कैन ट्रिगर मल्टीपल कैटास्ट्रोफिक इरिवर्सिबल क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द आर्कटिक इज देयरफॉर क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। जस्ट अ सेकंड गाइस। Sorry for the interruption, please. So now the recent researches show there is an intricate correlation between melting of Arctic ice and extreme rainfall events during Indian summer monsoon. और एक्सट्रीम इवेंट मतलब जैसे जुलाई में बारिश हुई बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लड आया पूरे नॉर्थ इंडिया में, अगस्त पूरा ड्राई चला गया। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं कि रेनफॉल धीरे धीरे नहीं हो रही है बिखरी बिखरी, ओके, एक साथ हो जाती है जब ज्यादा होती है तो, और या फिर एक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स है ना, ये सब रीजन है कि कहीं भी आर्कटिक में जो भी चेंजेस हो रहा है वो हमारे मानसून को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देर इज इंट्रिकेट को रिलेशन जो मैंने आपको अभी ऊपर स्टार्टिंग में समझाया। इट इज क्रूशियल टू एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड ऑफ अप टू 80% ऑफ साउथ एशियाज रेनफॉल। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल टू शो हाउ इंटरवाइंड आर ग्लोबल इकोसिस्टम आर। Okay, so we need to build a consensus-based collective action to mitigate climate impacts in the Arctic critical। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इंडिया है या दूसरी कंट्रीज है, इनको क्या इंटरेस्ट है आर्कटिक में। बिल्कुल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमारे मानसून को इम्पैक्ट करता है। ग्लोब में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप जब ये सेल्स वगैरह पढ़ते हो, ओके, हेडली सेल, फेरल सेल, तो वो सब बताता है कि कुछ भी सेपरेट नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटोलॉजी। Now, Russia stretches over 53% of Arctic Ocean coastline and pouring resources into commercializing and expanding trade channel along northern sea route. Now, you know, Arctic Ocean में रशिया का जो ईस्टर्न साइड है ना, जैसे ये इतना बड़ा रशिया है, तो ये जो ईस्टर्न साइड है ये हमेशा ढका रहता था बर्फ से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, तो इवन रशिया सबको इन्वाइट करता है, चाइना को भी करता है, इंडिया को भी करता है कि आइए इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर। राइट, काफी सारे ऑयल गैस के रिजर्व हैं वहां पे, ये जो साइबेरियन साइड है इसका, ठीक है। तो आप कमर्शियलाइज करने के चक्कर में आप और ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हो आर्कटिक ओशन को। नेक्स्ट इज while continuing to use to transport highly polluting heavy fuel oil through Arctic water, Russian investment signal its interest in short-term commercial exploitation and not the long-term climate preservation। ओके, तो अब रशिया, और वैसे भी उसकी इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत चल रही है वॉर की वजह से, वो बस ये चाहता है कि शॉर्ट टर्म में मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो, टू हेल्प विथ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड ऑल। Okay. Other Arctic countries are also planning these oil and gas developments like Norway, okay, Sweden,
ओके, इवन यूएसए दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि हमें भी यूज करना है अपना ये, इवन कनाडा ऑल्सो। ऑलराइट, डेस्पाइट दैट काफी सारे बैंक्स ने तो मना कर दिया है कि हम फाइनेंस नहीं करेंगे ऐसे किसी प्रोजेक्ट को जो आर्कटिक इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। अब डेवलपमेंट प्रेशर तो इंक्रीज होता जा रहा है। रही बात आर्कटिक काउंसिल की, तो यहाँ पे 8 मेंबर्स के नाम दिए हैं, यूएस, रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। ओके, मैप पे देख लेना अच्छे से। With primary capacity for protecting or exploiting the vital ecosystem, the suspension of the council due to Russian invasion of Ukraine has made it more difficult to hold countries accountable and to monitor widely activity contributing changes in the Arctic. Okay, जब से इन्वेजन शुरू हुआ है तब से इन लोगों ने मीटिंग करना भी बंद कर दिया है। Next is the council does not have any member from global south, though India से observer status, वो अलग बात है। Arctic Council to voice the concerns of global south and help push for an end to further exploitation। तो इंडिया एज अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर ही सही, बट इंडिया मस्ट रेज इट्स वॉइस एंड एड्रेस द कंसर्न्स रिलेटेड टू दिस एक्सप्लॉइटेशन। बट इंडिया क्या एड्रेस करेगा? इंडिया तो खुद देर इज अ सखैलिन गैस फील्ड, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है हमने, तो हम तो खुद अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कहाँ से हमें ऑयल एंड गैस मिल जाए। Next is India's ability to traverse historical divides and develop aligned position between global north and south holds the potential to forge a united approach to safeguarding crucial global ecosystem। और ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है आपके लिए। The capacity to generate unanimity will needed to reform Arctic governance and protect the climate. As India takes greater steps towards leading the global south, its post G20 future should involve pushing for these reforms and ensuring that climate protection is at the forefront of global Arctic policy making। ओके, ये सब आर्टिकल छोड़िए। अपार आईडी, अपार आईडी क्या है इसको जान लो, प्रीलिम्स में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इट इज जस्ट लाइक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। आप चाहे स्कूल चेंज करो, कॉलेज चेंज करो, बीच में कहीं भी जाओ, प्री प्राइमरी से लेके आप जब तक पढ़ रहे हो लाइफ में, तब तक ये आईडी आपकी वैलिड रहेगी। दिस इज a creation of new student ID card known as Automated Permanent Academic Account Registry (APAR). This is part of One Nation One Student initiative under New Education Policy 2020। तो ये है क्या? It will be a special ID for all students in India, ठीक है, get a lifelong APAR ID and making it easy to track academic progress from pre-primary education to higher education। APAR would also serve as a gateway to DigiLocker। और DigiLocker क्या है? जहां पर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। Okay. It will allow state governments to track literacy rate, dropout rate and more so। ठीक है, सपोज कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सारा सबका अपार आईडी कार्ड बना है, अब कहीं दिख रहा है कि ये बच्चा 8th क्लास के बाद से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ इसके आईडी में, तो ये किसी स्कूल में एनरोल ही नहीं है इस वक्त, तो हम देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे कई बार हमें जैसे सपोज कोई बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, सपोज मध्य प्रदेश का कोई धार डिस्ट्रिक्ट में कोई ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से कोई वो है मुझे खुन्नस। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में हमने एक न्यूज देखी थी कि धार में बच्चे, ओके, नदी के किनारे स्कूल है एंड उनको जाने के लिए डेली स्विम करके जाना पड़ता है, राइट, और वो भी उस रिवर में जिसमें कि क्रोकोडाइल तक मिलते हैं, ठीक है। और जब ये न्यूज आई तो उसके बाद वहां के जो एमएलए थे जो कि बीजेपी से आते हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन हो जाए फिर हम बनवाएंगे यहाँ पे ब्रिज। क्या कर रहे हो, 18 साल से सरकार है आपकी। एनीवे, हाँ, तो अगर मान लो कि इस धार में इस पर्टिकुलर रीजन में बच्चों का ये जो अपार आईडी है इसमें अपडेट नहीं मिलता हमें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट हो रहा है, यानी कि बच्चे 5th क्लास 6th क्लास के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेट्स फाइंड आउट द रीजन क्यों बच्चे इस पर्टिकुलर एरिया में इतने ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अब अगर उसमें एक ये रीजन निकल के आता है कि कनेक्टिविटी नहीं है स्कूल और विलेज में, कोई ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे बहुत कम फैमिली रहती है, सपोज 15-20 फैमिली रहती हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसको भी कनेक्ट करना चाहिए, तो कम से कम ये रीजन मिलेगा हमें, ठीक है, इस अपार आईडी के थ्रू। नेक्स्ट इज अपार ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब जब डुप्लीकेट डिग्री की बात आती है तो आप समझ सकते हैं। It aims to reduce fraud and duplicate educational certificates by providing a single trusted reference for education institution because important thing is कि सिर्फ जो फर्स्ट पार्टी सोर्स होगा ना, जैसे कि आपका कॉलेज या स्कूल, only that first party source that issue the certificate will be allowed to deposit the credits। okay, only the first party source। तो ऐसे कोई फेक मार्कशीट इस तरह की चीजें आप यूज नहीं कर पाओगे। हाउ इट विल वर्क, अपार आईडी विल बी लिंक टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने देखा था कि आप जो भी कुछ करते हो, जैसे आप स्कूल के साथ साथ आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको क्रेडिट दिए जाते हैं, विच इज अ डिजिटल स्टोर हाउस दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट्स अर्न्ड बाय स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। हाउ इट विल बी क्रिएटेड,
तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फोटोग्राफ, एंड दिस इन्फॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड यूजिंग दी आधार नंबर. A student need to sign a consent form and they can choose to either accept or decline sharing their Aadhaar. So one important thing is they still have a choice. आधार को शेयर करना मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, ठीक है. दे हैव द चॉइस. तो अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी इट इज कंपलसरी और मैंडेटरी टू शेयर दी आधार, तो अभी तक तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है. ओके. और उसके अलावा उनकी डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. अगर माइनर हैं बच्चे तो पेरेंट को साइन करना होगा कंसेंट फॉर्म. ओके. रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग अपार आईडी इज वॉलेंट्री. ओके. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ कंसर्न्स वही है पेरेंट्स के कि यार ये जो आधार में डिटेल है बच्चे की ये थर्ड पार्टी को लीक हो सकती है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरटेल बैंक का, ठीक है. उसने कैसे आपके आधार, जो आपने सिम वगैरह लेने के लिए आधार कार्ड दिया था आपने, ठीक है, उसने उस आधार की पूरी डिटेल्स डेटा यूज करा और अपने एयरटेल पेमेंट बैंक था उसका, उस पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट खोल दिया और आपको पता ही नहीं था. आपकी मर्जी के बिना ही खोल दिया क्योंकि उसके बाद आधार था, आपने एयरटेल की सिम ली थी. ओके. और फिर इस पेमेंट बैंक में क्या हुआ कि उस टाइम गैस सब्सिडी आती थी डायरेक्ट, ठीक है. बाद में तो बंद कर दी गई, बट उस टाइम गैस सब्सिडी आती थी अकाउंट में. और उसमें एक प्रोविजन ये था कि आपका जो भी लेटेस्ट अकाउंट खुला होगा ना, उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाएगी आपकी एलपीजी सब्सिडी. ऑलमोस्ट 90 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी पेमेंट बैंक अकाउंट में चली गई एयरटेल के, और कस्टमर्स को पता ही नहीं था. ऑलराइट. फिर बाद में इस पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी जब ये स्कैंडल सामने आया. ओके. तो इस तरह की चीजें होती हैं. यहाँ पर है ये रिजाइल विजाइल की, तो ये सब अब नहीं देखना, हम इसके बारे में सब देख चुके हैं. ओके. हमने 400 में भी देख लिया उसके बारे में, और हमने मिस ट्विंकल ने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिया था कि इंडिया पर इसके प्रेजेंट इम्पैक्ट क्या होंगे. रही बात यहाँ पे ये यूएस बॉन्ड वगैरह, इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पर, ये सब तो ये हम ना जो एवरग्रीन वाली आप प्लेलिस्ट है उसमें इस पे एक सेपरेट लेक्चर देंगे, वो आप वहां से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल हमें समझना जरूरी है, तो वो सेपरेटली समझेंगे. यहाँ पर यूएस में कई लोगों ने मेटा पर केस किया है. मेटा का ये वही है जिसके अंडर में फेसबुक आता है या जिसके अंडर में इंस्टा आता है, एंड आई थिंक इसने व्हाट्सएप को भी खरीदा है. ओके. तो हो क्या रहा है इस इंस्टा की वजह से कि करीब स्पेशली फीमेल, ओके, दी टीनेजर्स, उनका कई बार मानना है कि इंस्टा पे देख देख के ना उनको ऐसी इनसिक्योरिटी हो गई अपने बारे में कि यार हमारे फीचर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, हमारी नोज अच्छी नहीं है, हमारे लिप्स इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन. तो इस तरह की जो फीलिंग जनरेट हो रही है ना बच्चों में, उसके अगेंस्ट केस किया है. और दूसरा बच्चों की मेंटल, किड्स की मेंटल हेल्थ पे खासकर जो असर कर रहा है. ओके. अभी तक क्या है, लोग अपने काम पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें, नहीं, आजकल इंस्टा देख देख के लोग अपने अंदर कमियां देखने लगे हैं, ठीक है, कि यार हमारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है. तो इसके अगेंस्ट उस पे केस किया गया है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज बस काफी इतना. ओके. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड डू चेक आउट दैट लिस्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन, ओके, ऑफ फॉर मेंस टॉपिक्स. एंड जो भी टॉपिक्स आपको जिन पे लेक्चर चाहिए वो मेंस 450 में, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.